नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं खबर दोपहर। मैं हूं प्रीति सिंह। आइए शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। कमजोर होकर बांग्लादेश पहुंचा चक्रवाती तूफान फोनी। तटवर्ती इलाकों में तेज बारिश। कोलकाता एयरपोर्ट पर विमानों की आवाजाही बहाल। तूफान से निपटने के तरीकों को लेकर संयुक्त राष्ट्र ने की भारत की तारीफ। ओडिशा में राहत और बचाव का काम तेज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा के राज्यपाल गणेशी लाल और मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से की हालात का बात कर लिया जायजा। पीड़ित राज्यों को हर मुमकिन मदद का भरोसा। 6 मई को ओडिशा का करेंगे दौरा। पांचवें चरण के लिए आज थमेगा प्रचार। 7 राज्यों की 51 सीटों पर 6 मई को मतदान। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी, जयंत सिन्हा, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, अर्जुन राम मेघवाल, दिनेश त्रिवेदी और सुबोध कांत सहाय समेत कई दिग्गज। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा और महबूबा मुफ्ती समेत कई हस्तियां मैदान में। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ की चुनावी रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समाजवादी पार्टी और बीएसपी गठबंधन पर बड़ा प्रहार। कहा, समाजवादी पार्टी ने गठबंधन के बहाने मायावती का उठाया फायदा। लोगों से मजबूत भारत के लिए मजबूत सरकार के संकल्प पर अडिग रहने का आह्वान। पांचवें चरण के मतदान से पहले कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, न्याय योजना का लक्ष्य गरीबों के खाते में सीधा पैसा भेजना और अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाना। राफेल और रोजगार से लेकर चुनाव आयोग के कामकाज पर की बात। बीजेपी का पलटवार। कहा, हार के डर से हताशा में कांग्रेस। ओडिशा में तबाही मचाने के बाद चक्रवाती तूफान फोनी कमजोर होकर बांग्लादेश पहुंच गया है। तेज हवाओं के साथ तटीय इलाकों में भारी बारिश का सिलसिला जारी है। इन सब के बीच राहत की खबर यह है कि कोलकाता एयरपोर्ट पर विमानों की आवाजाही बहाल हो गई है, जिससे लोगों को बड़ी राहत मिली है। कोलकाता में बादल घिरे हैं और कल से ही कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है। राजधानी के कई हिस्सों में जल जमाव हो गया है। शहर के निचले इलाकों में पानी भर गया है, जिससे लोगों को खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। खड़गपुर में अब तक करीब 95 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है और फिलहाल इसके थमने के आसार कम दिख रहे हैं। वहीं पूर्वी और पश्चिमी मिदनापुर समेत कई जिलों, उत्तर और दक्षिण 24 परगना के अलावा हुगली, झारग्राम, कोलकाता और सुंदरबन भी चक्रवात की चपेट में है। तटीय राज्यों में रेड अलर्ट जारी किया गया है और मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी गई है। यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हावड़ा चेन्नई मार्ग पर करीब 220 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपनी सभी चुनावी रैलियों को रद्द कर दिया है और स्थिति पर नजर रख रही हैं। झारखंड और असम में भी अलर्ट जारी है। संयुक्त राष्ट्र ने भारत में आए भयंकर चक्रवाती तूफान के कहर से निपटने के लिए किए गए सरकारी और स्थानीय प्रशासनों के प्रयासों की सराहना की है। चक्रवाती तूफान फोनी जितना शक्तिशाली था, उससे होने वाली मौतों की संख्या बढ़ सकती थी, लेकिन भारत की जीरो कैजुअलिटी पॉलिसी और यहां के मौसम विभाग की सटीक प्रारंभिक चेतावनी ने इसे बढ़ने नहीं दिया। और आइए इस समय ताज़ा जानकारी लेते हैं। हमारे संवाददाता पंचनन मिश्रा पश्चिम बंगाल के कोलकाता में मौजूद हैं। पंचनन, अब कमज़ोर होकर जो चक्रवात फोनी है वो बांग्लादेश पहुंच गया है। अभी कोलकाता में यानी पश्चिम बंगाल में अगर बात करें तो हालात कैसे हैं? कई जगहों पर बारिश अभी भी हो रही है। फिलहाल क्या स्थिति है अभी? देखिए प्रीति, जो चक्रवाती तूफान था ये करीब उड़ीसा में कल आया। उसके बाद बिल्कुल मध्य रात्रि में लगभग करीब 12:30 बजे इसकी मिदनापुर में एंट्री हुई। उसके बाद से ये खड़गपुर वगैरह होता हुआ और आज सुबह इसका असर यहाँ कलकत्ता में देखा गया, जहाँ पर कि काफी बारिश हुई। बहुत तेज हवाएं, करीब 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही थी। बारिश हो रही थी। मौसम भी बिल्कुल जो गर्मी में थी वो बिल्कुल ठंडा हो गया और इसका पूरा असर इस पूरे 8 से 10 जिले जो है, जो प्रभावित इलाके बताए जा रहे थे, वहां पर दिखाई दिया। लेकिन इस चक्रवाती तूफान से किसी तरह का कोई जान माल का या प्रॉपर्टी का भी कोई नुकसान नहीं हुआ है। हालांकि छिटपुट घटनाएं ऐसी हुई हैं जहां कुछ पेड़ गिरे हैं, लेकिन बिल्कुल इस कम से कम उड़ीसा में जिस तरह से 9 दुखद जो मौतें हुई, पश्चिम बंगाल में ऐसी कोई खबर नहीं आई।
और अब ये चक्रवाती तूफान यहाँ से बढ़ता हुआ उत्तर पूर्व के राज्यों से होता हुआ बांग्लादेश में भी प्रवेश कर चुका है। और इसको अब जो सीवियर क्वालिटी इसकी कही जा रही थी, सीवियर साइक्लोन, उसको भी हटाकर अब ये सिर्फ एक डिप्रेशन के तौर पर, यानी कि एक विक्षोभ के तौर पर इसने रूप ले लिया है। और इसका कोई नुकसान करने का या कोई क्षति पहुंचाए उसकी तीव्रता नहीं है। लेकिन हाँ, मौसम बदल गया है और बारिश हो रही है, हवाएं भी तेज चल रही हैं और इसके बाद ये यहाँ से होता हुआ आगे निकल जाएगा। और लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सटीक भविष्यवाणी की गई और जिस तरह के बचाव और राहत के अरेंजमेंट किए गए, उसने कहीं न कहीं तौर पर बहुत अच्छा काम किया और यहाँ पर कोई कैजुअलिटी नहीं हुई। और इस बात के लिए संयुक्त राष्ट्र की जो सराहना से लेकर यहाँ स्थानीय लोग भी सराहना कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया पंचनन इस अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए फिलहाल आपका। और भारी बारिश और 175 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली प्रचंड हवाओं के साथ चक्रवाती तूफान फोनी ने ओडिशा में भारी तबाही मचाई। अब तक 8 लोगों की मौत की खबर है। ओडिशा में तूफान के कारण बड़ी संख्या में पेड़ उखड़ गए और झोपड़ियां उजड़ गईं। साथ ही कई शहर और गांव जलमग्न हो गए हैं। चक्रवाती तूफान फोनी ने शुक्रवार सुबह करीब 8 बजे ओडिशा की धार्मिक नगरी पुरी में दस्तक दी। पुरी जिले में भारी नुकसान पहुंचा है, जहां चक्रवात ने सबसे पहले दस्तक दी थी। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने स्थिति की समीक्षा की है। उन्होंने कहा है कि बिजली आपूर्ति का बुनियादी ढांचा पूरी तरह से तबाह हो गया है। बिजली आपूर्ति बहाल करना एक चुनौतीपूर्ण काम है। बिजली आपूर्ति बहाल करने के लिए सैकड़ों इंजीनियर और तकनीशियन युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। राज्य की राजधानी भुवनेश्वर समेत कई इलाकों में संचार लाइनें बाधित हो गई हैं। मोबाइल टावर क्षतिग्रस्त हो गए हैं और कई जगहों पर बिजली की आपूर्ति ठप है। नवीन पटनायक ने कहा कि सड़क संपर्क बहाल करने के लिए काम जारी है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि चक्रवात अब भी ओडिशा से गुजर रहा है और नुकसान का आकलन करने में वक्त लगेगा। A record of 1.2 million people were evacuated in 24 hours. 3.2 lakhs from Ganjam and 1.3 lakh people from Puri. Almost 7,000 kitchens catering to 9,000 shelters were made functional overnight. This mammoth exercise involved more than 45,000 volunteers, 3 million targeted messages, 2,000 emergency workers, youth clubs, and other civil society organizations, ODRAF, NDRF, PRA agencies. ओडिशा ने भीषण तूफान फोनी के प्रकोप का सामना किया, लेकिन नए वार्निंग सिस्टम और युद्ध स्तर की तैयारियों के चलते हजारों लोगों की जान बचाई जा सकी। चक्रवात से पहले करीब 10,000 गांव और 52 शहरी इलाकों से करीब 11 लाख लोगों को हटा लिया गया था, जो देश में प्राकृतिक आपदा के समय संवेदनशील जगहों से लोगों को निकालने का शायद अब तक का सबसे बड़े पैमाने पर किया गया बचाव काम है। ये सभी लोग 4,000 से ज्यादा शिविरों में ठहरे हुए हैं, जिनमें से विशेष रूप से चक्रवात के लिए बनाए गए 880 केंद्र शामिल हैं। अक्टूबर 2013 में आए फैलन और अक्टूबर 2014 में आए हुदहुद तूफान को लेकर सफल अभियान के बाद केंद्रीय एजेंसियां और राज्य सरकारें बड़े पैमाने पर निकासी का प्रबंधन करने में सक्षम थीं। लगातार चेतावनी की वजह समुद्र के किनारे और तूफान के रास्ते में आने वाली जगहों पर रहने वाले लोगों को बचाया जा सका। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य में स्थिति का जायजा लेने के लिए 6 मई को ओडिशा जाएंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने ट्वीट करते हुए लिखा कि ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से बात की और चक्रवाती तूफान फोनी के कारण मौजूदा स्थिति पर चर्चा की। साथ ही चक्रवात के मद्देनजर केंद्र सरकार से निरंतर समर्थन का आश्वासन भी दिया। भुवनेश्वर हवाई अड्डा शुक्रवार को बंद रहा, जबकि पारादीप और गोपालपुर बंदरगाह भी एहतियाती कदम उठाते हुए बंद कर दिए गए थे। भुवनेश्वर हवाई अड्डे पर उपकरणों को भारी नुकसान पहुंचा है, लेकिन उड़ानों का परिचालन आज दोपहर 1 बजे से शुरू होने की उम्मीद है। इस बीच नागर विमानन मंत्री सुरेश प्रभु ने ट्वीट करके कहा है कि सभी एयरलाइनों को चक्रवात फोनी से प्रभावित यात्रियों की चिंताओं पर निश्चित रूप से तत्काल जवाब देना चाहिए। उन्होंने ट्वीट किया कि हम सभी चक्रवात फोनी के चलते फंसे हुए जरूरतमंद लोगों को मदद उपलब्ध कराने के लिए तैयार हैं। प्रभावित यात्रियों की सहायता के लिए नियंत्रण कक्ष हेल्पलाइनें हर समय चालू हैं। और अब खबरें लोकसभा चुनाव से जुड़ी।
लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए आज शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। प्रचार के अंतिम चरण में सभी पार्टियों के दिग्गजों ने पूरी ताकत झोंक रखी है। इस दौर में 7 राज्यों की 51 लोकसभा सीटों पर 6 मई को मतदान होना है। 5वें चरण में उत्तर प्रदेश की 14, राजस्थान की 12, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल की 7 सीटें, बिहार की 5, झारखंड की 4 और जम्मू कश्मीर की 2 सीटों पर मतदान होगा। 5वें चरण में जिन प्रमुख उम्मीदवारों पर सबकी नजरें होंगी उनमें कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी, जयंत सिन्हा, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, अर्जुन राम मेघवाल के अलावा दिनेश त्रिवेदी और सुबोध कांत सहाय समेत कई दिग्गज शामिल हैं। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा और महबूबा मुफ्ती भी इस दौर में मैदान में हैं। लोकसभा चुनाव के 6ठे और 7वें चरण के लिए भी प्रचार तेज हो गया है। सभी पार्टियों के दिग्गज चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर उनके निशाने पर समाजवादी पार्टी बीएसपी गठबंधन रहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब यह साफ हो चुका है कि समाजवादी पार्टी ने गठबंधन के बहाने मायावती का तो फायदा उठा लिया, लेकिन अब बहन जी को समझ आ गया है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने बहुत बड़ा खेल खेला है। प्रतापगढ़ से बीजेपी उम्मीदवार संगम लाल गुप्ता चुनाव लड़ रहे हैं और इसके बाद प्रधानमंत्री बस्ती में भी जनसभा करेंगे। बस्ती से बीजेपी उम्मीदवार हरिश्चंद्र चुनाव लड़ रहे हैं। प्रतापगढ़ और बस्ती में 12 मई को 6ठे चरण में मतदान होना है। उत्तर प्रदेश के लोगों ने जिस तरह ठान लिया है कि विकास के आगे उन्हें कुछ भी मंजूर नहीं है। इन महामिलावटी लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है कि अब बचा हुआ चुनाव बचाने के लिए कौन सा खेल खेला जाए। मोदी को गाली देने के लिए इन्होंने जो जो झूठ गढ़े थे वो तो सारे हवा हो चुके हैं और इसलिए अब गाए बगाए ये अपनी सच्चाई खुद स्वीकारने लगे हैं। साथियों, अब ये साफ हो चुका है कि समाजवादी पार्टी ने गठबंधन के बहाने बहन मायावती का तो फायदा उठा लिया, चालाकी की, उनको अंधेरे में रखा, बड़ी बड़ी मान सम्मान की बातें की, आपको प्रधानमंत्री बना देंगे ये भी कह दिया, लेकिन पीछे से अब बहन जी को समझ आ गया है कि ये सपा ने और कांग्रेस ने मिलकर के बहुत बड़ा खेल खेला है। और आइए यूपी में जो चुनावी हलचलें चल रही हैं वो समझते हैं। हमारे संवाददाता नवविक्रम सिंह राजधानी लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं। नवविक्रम, आप लखनऊ में हैं और यहाँ 5वें चरण में वोटिंग होनी है। हम जानते हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का संसदीय क्षेत्र रहा है लखनऊ और इस इलाके की अपनी राजनीतिक अहमियत है। फिलहाल यहाँ कैसी चल रही है चुनावी सरगर्मियां? प्रीति, 5वें चरण की बात करें तो यहाँ पर एक तरह से सियासत अपने उफान पर है। सभी दलों ने पूरी एक तरह से ताकत झोंक दी है चुनाव प्रचार में। सबसे जो दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है इन सीटों में से 3 सीटें सबसे हाई प्रोफाइल जो सीटें हैं अमेठी, रायबरेली और लखनऊ। हालांकि लखनऊ को बीजेपी की परंपरागत सीट माना जाता है। वहीं बीजेपी की इस बार कोशिश है कि 2014 के चुनाव में जो अब चरण बचे हैं प्रीति, उसमें से केवल 3 सीटें बीजेपी ने हारी थी, अमेठी, रायबरेली और आजमगढ़। तो बीजेपी की कोशिश है कि अपने प्रदर्शन को दोहराया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा सीटें
ली जा सकें। इसी कड़ी में मैं आपको बताना चाहूँगा कि अमेठी और रायबरेली में बीजेपी ने खास तौर पर मेहनत की है, अपना संगठन खड़ा किया है। जो बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह हैं वो अमेठी के दौरे पर हैं आज, क्योंकि चुनाव प्रचार थम जाएगा। ऐसे में वो कार्यकर्ताओं से मिलना, मेलजोल हो या फिर उसके बाद वहाँ की रणनीति समझने की कोशिश हो, ये पूरी कवायद में लगी हुई है बीजेपी। पूरी एक कोर टीम बहुत पहले से अमेठी और रायबरेली में लगी हुई थी। तो बीजेपी की कोशिश है कि इस पूरे इलाके में अपने प्रदर्शन को और बेहतर किया जा सके। वहीं प्रधानमंत्री आज जिस तरीके से प्रतापगढ़ में उन्होंने रैली की है, एक तरह से 5वें चरण के मतदाताओं के लिए भी संदेश देने की कोशिश की है, क्योंकि एक जो पशुपेश में नजर आता है यहाँ पर मतदाता जो गठबंधन और सपा और बसपा का काडर वोट है कि जहाँ पर उनका निशान नहीं होता। जैसे अमेठी और रायबरेली में मान लीजिए कि सपा और बसपा दोनों के प्रत्याशी नहीं है, उनका चुनाव निशान नहीं है। ऐसे में वो मतदाता कहाँ जाएगा? तो वो मतदाता बीजेपी की तरफ ट्रांसफर ना हो, इस कोशिश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस लगी हुई है। लेकिन कमोवेश ऐसी ही स्थिति पूरे राज्य में है, जहां पर हमने पहले चरण से लगातार देखते आए हैं। क्योंकि मतदाताओं में एक पशुपेश की स्थिति है, क्योंकि ऊपर से तालमेल प्रीति दिखाई देता है, लेकिन नीचे जो एक तरह से क्योंकि दोनों पार्टियों में दुश्मनी की हद तक राजनीतिक विरोध था। तो इन सभी चीजों को समझते हुए देखना भी दिलचस्प होगा कि लखनऊ के मतदाता किस तरह का रुख दिखाते हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये इस जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए नवविक्रम। वहीं 5वें चरण के मतदान से पहले कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्र के एनडीए सरकार की नीतियों की कड़ी आलोचना की। कांग्रेस अध्यक्ष ने एक बार फिर राफेल सौदे में भ्रष्टाचार के आरोप दोहराए और सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगने को लेकर भी स्पष्टीकरण दिया। उन्होंने कहा कि उनसे गलती हुई और उन्होंने माफी मांग ली। राज्यसभा टीवी की ओर से पूछे गए सवाल के जवाब में कांग्रेस अध्यक्ष ने क्या जवाब दिया, आइए देखते हैं। आप करप्शन की बात कर रहे हैं, अगर हम पिछला रिकॉर्ड देखें, स्कैम, कॉमनवेल्थ, रूल स्कैम, कांग्रेस का रिकॉर्ड ज्यादा बुरा लगता है जब आप बात करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं लगता। मेन इशू आप मुझे प्लीज राफेल का जो कॉन्ट्रैक्ट है आप मुझे प्लीज वो समझा दीजिए। पहली बार डिफेंस मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स ने फाइल पे लिखा है पीएमओ इज डायरेक्टली नेगोशिएटिंग पैरेलल नेगोशिएशन विथ फ्रांस। क्या मतलब है इसका? व्हाई इज पीएमओ पैरेलली नेगोशिएटिंग? इट हैज टू बी अ मनी ट्रांजैक्शन। व्हाई हैज अनिल अंबानी गॉट 1000 करोड़ tax rebate in France? Why is the French government given him 1000 crore rebate? Sir, we'll take second question. मेरा आपका रिस्पॉन्स है कि as far as I am concerned, there is going to be zero tolerance on corruption. Zero. राहुल जी, मैं कृष्ण शर्मा राज्यसभा टीवी। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत की कि चुनाव लगभग आधा से ज्यादा निकल चुका है। चुनाव मुद्दों के साथ शुरू हुआ और अब नेतृत्व के सवाल पे चुनाव समाप्त होने जा रहा है कि हु इज द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर, राहुल गांधी वर्सेस मोदी। व्हाट डू यू थिंक दैट व्हिच इज गोइंग टू वर्क बेटर, इट इज इशू और लीडरशिप? As far as I am concerned, the first target is to win the election, and that is what I am going to put my full energy in. Who the people of India decide is going to be the prime minister, that is up to them. That is not up to me. It is not my place to comment. It is the people of India. ये देश के लोगों को डिसाइड करना है और जो भी देश के लोग डिसाइड करेंगे उसको मैं एक्सेप्ट करूंगा। मगर मेरा काम जो हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस हैं, हिंदुस्तान का जो स्ट्रक्चर है, उस पर जो आक्रमण हो रहा है उसको काउंटर करने का है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बीजेपी ने राहुल गांधी पर पलटवार किया। बीजेपी प्रवक्ता जीवीएल नरसिम्हा ने कहा कि कौन चुनाव हार गए हैं और कौन भाग गए हैं ये देश को पता है। बौखलाहट, कांग्रेस पार्टी की बौखलाहट साफ नजर आ रही है और पूरे देश में कांग्रेस हार रही है। बट लेकिन पहली बार जो अमेठी रायबरेली को ये अपने किला मान रहे थे, वो आखिरी किला भी टूटने का समय आ गया है। इसी बौखलाहट के कारण जो प्रेस वार्ता में राहुल गांधी ने जो बयान दिए हैं, उस प्रेस वार्ता से साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस पार्टी का
मनोबल पूरी तरह खत्म हो चुका है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने आज मध्य प्रदेश के रीवा में जनसभा को संबोधित किया। बीजेपी अध्यक्ष ने रैली में कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि मोदी सरकार ने मध्य प्रदेश के विकास के लिए देने का काम किया है। उन्होंने मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। इसके बाद वो फतेहपुर में सभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष आज अमेठी में बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी के समर्थन में रोड शो करेंगे। इसके बाद बीजेपी अध्यक्ष दिल्ली के रोहिणी में भी चुनाव प्रचार करेंगे। आपने नरेंद्र मोदी की सरकार बनाई, उनको प्रधानमंत्री बनाया। नरेंद्र मोदी ने 2014 से 2019 के 5 साल के अंदर 5,35,921 करोड़ रुपया मध्य प्रदेश को देने का काम किया। 4 गुना पैसा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया। और 5वें चरण में राजस्थान की 12 लोकसभा सीटों पर 6 मई को मतदान होगा। लगभग 2 करोड़ से ज्यादा मतदाता 134 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। सुचारू रूप से मतदान के लिए 23,783 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। जिन लोकसभा सीटों में मतदान होना है उनमें गंगानगर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर ग्रामीण, जयपुर अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, दौसा और नागौर शामिल हैं। राजस्थान की चुनावी हलचल समझते हैं। कृति मिश्रा हमारी संवाददाता जयपुर से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी हैं। कृति, जिन सीटों पर वोटिंग होनी है, किस तरह की सरगर्मियां हैं वहां 5वें चरण को लेकर, और इस इलाके में राजनीतिक समीकरण इस बार क्या इशारा कर रहे हैं? जी हाँ प्रीति, देखिए अगर 2014 की बात की जाए तो बीजेपी ने ये कम्प्लीटली स्वीप किया था स्टेट और 25 में से 25 सीटें जीती थी। इस बार के चुनाव में बीजेपी 24 सीटों पर लड़ रही है और एक सीट जो कि नौगांव है वो उसने अपने अलायंस पार्टनर के लिए छोड़ रखी है, जो कि है हनुमान बेनीवाल। बीजेपी को पूरा भरोसा है कि उसका 2014 का जो परफॉर्मेंस रहा था वो एक बार फिर होगा, क्योंकि उसको पूरा भरोसा है कि जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का करिश्मा है, लोगों तक पहुंचता है, जिस तरह की सेंट्रल स्कीम्स हैं और इसके साथ जिस तरह से लोकसभा के डायनामिक्स बने हैं वो उसके फेवर में है। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो देखिए कांग्रेस को भी पूरा भरोसा है चुनाव जीतने का, क्योंकि हाल ही में हुए जो असेंबली इलेक्शन थे उसमें कांग्रेस ने जीत पाई थी। तो काफी अहम मुकाबला है दोनों पार्टियों के बीच में और पहला चरण 29 अप्रैल को पहले ही हो चुका है, जिसमें 13 सीटों पर मतदान हुए थे। अब 6 मई को 12 सीटों पर मतदान होना है और दोनों ही पार्टियों ने कमर कस ली है। काफी ऊंचे स्तर पर यहाँ पर कैंपेन हुआ, चाहे वो राहुल गांधी की तरफ से हो कांग्रेस के लिए या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से हो। तो अब जो फैसला है वो मतदाताओं को करना है और 6 मई को मतदान होगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया जयपुर से इस तमाम जानकारी को कृति हम तक पहुंचाने के लिए फिलहाल आपका। कुछ और खबरें। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने 17वीं लोकसभा की तैयारियों को लेकर संसद परिसर में सचिवालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें 17वीं लोकसभा के नए सदस्यों के दिल्ली आने, रहने और संसद भवन में उनके आने जाने की व्यवस्था के बारे में चर्चा हुई। 16वीं लोकसभा का कार्यकाल 3 जून को खत्म हो रहा है और इससे पहले नई लोकसभा का गठन हो जाएगा। स्पीकर के डायरेक्शन की किताबें हैं, पार्लियामेंट्स के रूल्स क्या हैं, कैसे रूल्स रेगुलेशन, कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी नए मेंबर के लिए और बाकी कई सारे जो हमारे पार्लियामेंट के संदर्भित चीज़ें हैं। हमने 2 प्रकार से किया है। कुछ तो हम किताबें छपवा के नए मेंबर के लिए तो किताब भी देंगे और उनके लिए जो हम हमेशा एक बैग देते हैं, उस बैग में इस बार एक पेन ड्राइव, उस पेन ड्राइव में बहुत डिटेल पार्लियामेंट के संदर्भ में फॉर्म कैसे रहेंगे, उनको CGHS का बनाना हो तो भी फॉर्म कैसा, एक चीज़ का डिटेल पेन ड्राइव भी बना के वो पेन ड्राइव सभी मेंबर्स को देंगे। तो जो फर्स्ट टाइमर रहेंगे उन फर्स्ट टाइमर के लिए यहाँ से उनकी लिस्ट बनते हुए हमारी एक कोशिश रहेगी कि हम पहले से उनसे बात करके कि वो कब आ रहे हैं, कौन सी ट्रेन से आ रहे हैं, कौन सी फ्लाइट से आ रहे हैं, तो विशेष रूप से उनको वहाँ रिसीव करते हुए और यहाँ ले आएंगे। करीब करीब 100 रूम हमारी वेस्टर्न कोर्ट में जो नई बिल्डिंग भी बनी है वो पहले की भी जो है वो मिला करके 100 कमरे करीब करीब हमारे ऐसे तैयार है कि जहाँ हम नए मेंबर्स को रख सकेंगे। साथ ही साथ सभी स्टेट की जो हाउसेस यहाँ पर है तो उनको भी हमारे स्टाफ ने अभी संपर्क करके उनकी भी रूम्स
करीब करीब उनकी भी 200 के आसपास रूम्स होगी, तो वो मिला करके 300 रूम्स की हमने ऐसी व्यवस्था करके रखी है। वहीं उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू कल दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि दिल्ली मेट्रो न केवल देश के अन्य शहरों में बल्कि अन्य विकासशील देशों में मेट्रो सेवा को मॉडल के तौर पर पेश किया है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि एक अध्ययन के मुताबिक दिल्ली मेट्रो ने दिल्ली की सड़कों से करीब 7 लाख वाहनों को दूर किया है। इससे प्रदूषण के साथ सड़कों पर लगने वाले जाम से मुक्ति दिलाने में मदद मिली है। डीएमआरसी के काम की तारीफ करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि शहर के हर हिस्से को मेट्रो स्टेशन के जरिए जोड़ने की दिशा में काम हो रहा है। ये बड़ी आबादी खासकर कमजोर वर्गों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। महिलाओं, बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए रिजर्व सीटें और सुविधाएं हैं। इस मौके पर डीएमआरसी के कई कर्मचारियों को मैनेजिंग डायरेक्टर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। वर्ल्ड वाइड मेट्रो सर्विसेज, metro journeys are all comfortable. That's why it's a passion to have metro. But a mere passion or fashion will not suffice. You must have it a mission. And then you must also contribute, raise resources, cooperate with the operation of the preparation of the plans of the cities. Otherwise, without people's cooperation, your operation is not possible. और लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां जारी हैं। तमाम बड़े नेता प्रचार में लगे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय उत्तर प्रदेश के बस्ती में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं। आइए आपको सीधा लिए चलते हैं। राजनीति को हमने सदा सर्वदा आगे रखा है, उसे बल दिया है। इसलिए हमारी सरकार ऐसे लक्ष्यों को लेकर चल रही है जिसके बारे में पहले की सरकारें सोच भी नहीं सकती थी। 2022 तक देश के हर गरीब को घर देने का कार्य हो या किसानों की आय दोगुनी करने का प्रयास, हम मुश्किल लक्ष्य तय करते हैं और मुश्किल लक्ष्य तय करने में हमें न कोई संकोच होता है, न कोई झिझक होती है। आखिर मुश्किल लक्ष्य ही तो है जो हमसे मेहनत करवाता है, दौड़ाता है और जनता का भला होता है। और इसी के साथ खबर दोपहर में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।